नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो क्लास में, जिसमें हम लेकर आए हैं यूपी पेट एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो क्लास को। प्रश्न संख्या 1, क्विट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1784 ईस्वी में। क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो डेट आप लोगों को याद रखनी है, 22 मार्च 1793। 22 मार्च 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त की जो रूपरेखा है वह किसने तैयार करी थी? तो नाम याद रखेंगे, सर जॉन शोर के द्वारा। सर जॉन शोर। तो आप लोग याद रखेंगे, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त सर जॉन शोर के द्वारा तैयार करी गई थी और लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त की बात करेंगे तो अस्थाई बंदोबस्त में जो पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न, वह पूछा जाता है कि जो भूमि का स्वामी होता था कौन होता था? भूमि का जो स्वामी होता था वह कौन होता था, यानी भूमि का जो मालिक होता था वह कौन होता था? तो इसमें बच्चा जमींदार मालिक होता था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किससे संबंधित है? रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किससे संबंधित है? बच्चा यह संबंधित है थॉमस मुनरो से। रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो ने लागू किया था। कब लागू किया था? तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये लागू किया था 1820 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो किसान होता है, यानी भूमि का जो स्वामित्व होता है, यानी मालिक होता है, वह कौन होता है? तो किसान होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। भूमि का जो स्वामी होता है यानी मालिक होता है वह होता था किसान। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू करी थी? महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू करी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था शुरू करी गई थी। और यह कब शुरू करी गई थी? तो यह भी आपको याद रखना है, यह 1819 ईस्वी में शुरू करी गई थी। और यहाँ पर बात करेंगे जो भूमि का स्वामी होता था वह कौन होता था? तो यहाँ पर एक तरीके से जो लंबरदार होता था, यानी गांव का मुखिया, वह भूमि का स्वामी होता था। उसके पास यह अधिकार होता था कि वह एक किसान से जमीन को लेकर दूसरे किसान को दे सकता था। महालवाड़ी में जो खेती होती थी वह सामूहिक रूप से होती थी, यानी एक गांव या गांवों के समूह के द्वारा। तो इसमें जो मालिक होता था वह गांव का मुखिया होता था। यह लगान वसूल कर सरकार को देता था, गांव का मुखिया, जिसे लंबरदार भी कहा जाता था। तो याद रखेंगे, लंबरदार। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किसके शासनकाल में लागू हुआ था? अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किसके शासनकाल में लागू हुआ था? यह लागू हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। तो याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयासों से जुड़ा था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? सबसे पहले आपको याद रखना है, यह 1856 में पारित हुआ था। यह किसके प्रयासों से जुड़ा हुआ था? यह प्रयासों से जुड़ा हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ था और यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के चलते लागू हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा WC बनर्जी। WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब करी गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1885 में। किसने करी थी? तो आप लोग याद रखेंगे, A.O. ह्यूम।
यह अंग्रेज अफसर था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। किसके शासनकाल में स्थापना हुई थी? तो याद रखेंगे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो जैसा कि हमने ऊपर में पढ़ा है 1850 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। किसने करी थी मुस्लिम लीग की स्थापना? तो आपको याद रखना है नाम, नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह और उनके साथियों के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी? तो ये भी आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में करी गई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो भी नाम आपको याद रखना है। इसके प्रथम अध्यक्ष दो थे, आपको याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष थे आगा खान। आगा खान। तो आप लोगों को याद रखना है मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में नवाब सलीमुल्लाह और उनके साथियों के द्वारा की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खान। अगला प्रश्न है यहाँ पर सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो सबसे पहले आपको पूछा गया कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था। तो आपको याद रखना है सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था दो दलों में, एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। इसका विभाजन 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता करी थी रास बिहारी घोष ने। नाम याद रखना है रास बिहारी घोष। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन का जो तात्कालिक कारण था वह क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसको लेकर दो डेट आपको याद रखनी है। एक तो आपको याद रखनी है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वह जुलाई 1905 ईस्वी में हुई थी और यह लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। घोषणा हुई थी जुलाई 1905 में। घोषणा किसने करी थी? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में। इसके द्वारा? तो वो भी आप लोग याद रखेंगे गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? यह लिया गया था चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी काफी आहत हुए थे और उन्होंने घोषणा करी कि हम असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं। चौरी चौरा कांड की बात कर लेते हैं यहाँ पर। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? यह घटित हुआ था 4 फरवरी, डेट याद रखेंगे आप लोग, 4 फरवरी 1922। काकोरी कांड की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो काकोरी कांड बच्चा यह कब घटित हुआ था? यह घटित हुआ था 1925 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करेंगे तो यह घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। चंपारण आंदोलन की बात करेंगे तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में। तो इम्पॉर्टेंट डेट है, इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था?
दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से यह शुरू हुआ था। साबरमती आश्रम की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। दांडी मार्च की बात करेंगे तो यह कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 12 मार्च 1923 ईस्वी में। किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू करी थी? तो अभी हमने देखा है 12 मार्च 1923 को गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत करी गई थी और यह नमक कानून था। प्रश्न संख्या 16, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो यह मुंबई में पारित हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान से। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो डेट आप लोगों को याद रखनी है, 8 अगस्त 1942 को। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो डेट याद मतलब नाम याद रखना है आपको, गांधी जी। गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? ये हुआ था 1925 ईस्वी में। काकोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा यह किया गया था? यह किया गया था HRA यानी HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा। बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1924 में। कहाँ पर? तो नाम याद रखेंगे आप लोग, कानपुर में। HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में करी गई थी। और इसके जो संस्थापक सदस्य थे उसमें आप लोगों को नाम याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी। बात करते हैं HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 1928 में। कहाँ पर करी गई थी? तो फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। इसके संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शामिल थे। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, काकोरी कांड का प्रमुख संगठन कौन सा था? तो हमने पढ़ा कि HRA इसका प्रमुख संगठन था, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहते हैं। इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में करी गई थी, कानपुर। और इसके संस्थापक सदस्यों में से राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आप लोग याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चुआर विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित था? चुआर विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल। चुआर विद्रोह की बात करेंगे, यह कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1768 ईस्वी में और यह 69 तक चला था, यानी 1 वर्ष तक यह युद्ध चला था। और उसके बाद फिर यह 1798 में शुरू हुआ था और 99 तक यह चला था। यह जो विद्रोह था यह रुक रुक कर कई बार शुरू हुआ था। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो कोल विद्रोह की बात करेंगे तो यह शुरू हुआ था 1831 से 1832 के मध्य चला था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित थे? बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित थे? यह संबंधित थे मुंडा जनजाति से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पाबना किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था? पाबना किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था? तो यह संबंधित था बंगाल क्षेत्र से। और यह कब शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग 1873 में। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, यानी मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था मालाबार। मालाबार केरल में यह विद्रोह शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। यह शुरू हुआ था 20 अगस्त 1921 में। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो बच्चा यह आरंभ हुआ था मेरठ से। मेरठ से यह आरंभ हुआ था। जिसकी औपचारिक शुरुआत मानी जाती है वह मानी जाती है 10 मई 1857 को। इसकी औपचारिक शुरुआत मानी जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे। कहाँ से? मेरठ से। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस स्थान से संबंधित थे? मंगल पांडे किस स्थान से संबंधित थे? तो बच्चा यह बैरकपुर छावनी से संबंधित थे, या बैरकपुर छावनी के सिपाही थे, तो आप लोगों को याद रखना है मंगल पांडे बैरकपुर छावनी। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बैरकपुर। और यहाँ पर मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एक अधिकारी को गोली मारकर 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी थी, और औपचारिक रूप से यह 10 मई को शुरू हुआ था, जहां पर बाद में इन्हें फांसी दे दिया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। राखीगढ़ी की बात करेंगे तो यह वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है हरियाणा राज्य में। इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे हड़प्पा की, तो हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। पंजाब पाकिस्तान में। वहीं बात करेंगे मोहनजोदड़ो की, तो यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। बात करेंगे लोथल की, तो लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल स्थित है बच्चा गुजरात में। इंपॉर्टेंट स्थल है यह, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये परिचित नहीं थे लोहा से। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हड़प्पा वासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। प्रश्न संख्या 28, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो बच्चा यह भाव चित्रात्मक लिपि बोली जाती है। भाव चित्रात्मक, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना करी थी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना करी गई थी। कौटिल्य की बात करेंगे तो इन्हें चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य। और एक नाम और है इनका, तो वो नाम भी आपको याद रखना है, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त। तो इनके 3 फेमस नाम हैं, कई बार पूछा जाता है। विष्णुगुप्त किस महान विद्वान का नाम था? तो आप लोगों को याद रखना है, कौटिल्य यानी चाणक्य का नाम था। अगला प्रश्न है, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है?
तो अशोक के काफी शिलालेख हैं, तो पूछा जाता है अशोक के किस नंबर के शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो बच्चा यह 13वें शिलालेख से मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 32। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है गुप्त काल का प्रसिद्ध कवि कौन था? गुप्त काल का प्रसिद्ध कवि कौन था? तो यह थे बच्चा कालिदास। कालिदास गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। अगला प्रश्न है आर्यभट्टीय प्रमुख पुस्तक है इतिहास की, गुप्त काल की प्रमुख पुस्तक है। पूछा जाता है आर्यभट्टीय के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। नाम से आप लोग याद रखेंगे आर्यभट्टीय, आर्यभट्ट की पुस्तक थी। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो यह शासक था वर्धन यानी पुष्यभूति वंश का, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है नागानंद। और एक और पुस्तक है इसकी, नाम याद रखेंगे रत्नावली। इसने नागानंद और रत्नावली नामक पुस्तकों की रचना करी थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध शासक कौन था? राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है अमोघवर्ष। अगला प्रश्न है ऐहोल अभिलेख किस चालुक्य शासक से संबंधित था? ऐहोल अभिलेख किस चालुक्य शासक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न संख्या 39। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी गई थी, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू करी थी? बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू करी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया गया था। यह काफी सफल नीति थी अलाउद्दीन खिलजी की। मुगल काल में दीवाने आला किससे संबंधित था? दीवाने आला किससे संबंधित था? यह संबंधित था वित्त विभाग से। याद रखेंगे आप लोग वित्त विभाग। अगला प्रश्न है यहाँ पर मुगल सेना का प्रमुख अधिकारी कौन था? मुगल सेना का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो यह होता था बच्चा मीर बख्शी। मीर बख्शी मुगल सेना का प्रमुख सेना नायक होता था। प्रश्न संख्या 44। मुगल काल में न्याय विभाग का प्रमुख कौन होता था? मुगल काल में जो न्याय विभाग होता था उसका प्रमुख कौन होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काजी उल कजात। काजी जो होता था वह न्याय विभाग का प्रमुख होता था। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45। संवाद कौमुदी नामक पुस्तक जो थी उसकी रचना किसने करी थी? यानी जो संवाद कौमुदी यानी पत्रिका थी उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। इंपॉर्टेंट पत्रिका थी, आप लोगों को याद रखनी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने मिलकर अमृत बाजार पत्रिका का की स्थापना करी थी, यानी इसका संपादन किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर अल हिलाल पत्रिका किसने शुरू की थी? इंपॉर्टेंट पत्रिका है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है ये सब।
तो अल हिलाल पत्रिका का जो संपादन है वह किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो आप लोग याद रखेंगे, अल हिलाल पत्रिका का संपादन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंडियन ओपिनियन किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण पत्रिका थी। इंडियन ओपिनियन किसने शुरू की थी या किससे संबंधित थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है और काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति की पुस्तक है, तो आप लोगों को याद रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो नाम याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना करी गई थी। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न संख्या 51, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और यह कब चुना गया था? ये संविधान सभा की पहली बैठक 6 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जब स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें दूसरी संविधान सभा बैठक में चुना गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 55, संविधान में कुल कितने भाग हैं? संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25। वर्तमान में 25 भाग हैं। मूल संविधान में 22 भाग हुआ करते थे। तो आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां आप लोगों को याद रखनी है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां होती थी। प्रश्न संख्या 57, अनुच्छेद 1 भारत को क्या कहता है? अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो सभी को पता होना चाहिए। अनुच्छेद 1 में भारत को संघों राज्यों का संघ कहा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अस्पृश्यता के उन्मूलन से, यानी छुआछूत के उन्मूलन से। तो आप लोग याद रखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अस्पृश्यता यानी छुआछूत के उन्मूलन से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 18 है यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है उपाधियों के उन्मूलन से, यानी उपाधियों के अंत से। प्रश्न संख्या 60, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध है, आप लोगों को पता होना चाहिए, या राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 356। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है निर्वाचक मंडल के द्वारा। आप लोगों को याद रखना है। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो आप लोगों को याद रखना है, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य याद रखेंगे, निर्वाचित
निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, निर्वाचित सदस्य और साथ में विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य और साथ में दिल्ली विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं इस निर्वाचक मंडल में। तो आप लोगों को याद रखना है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, चुनाव होता है, वह एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो एक चीज यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो बच्चा यह पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बच्चा आप लोगों को पता होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। आप लोगों को याद रखना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करेंगे तो ये राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार किसे है? तो प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 67, तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की एक इंपॉर्टेंट कंट्री है मध्य एशिया की। तो आपको बताना है कि इसकी जो क्या कहते हैं, कंट्री की जो राजधानी है वह क्या है? तो प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंकारा। तुर्की की राजधानी होती है बच्चा अंकारा। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्रा वाला प्रश्न है, जो पेट एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है, यहाँ से पूछा जाता है। तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए। स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा होती है वह होती है स्विस फ्रैंक। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। आप सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ पर स्थित है? यानी इसका जो मुख्यालय वह कहाँ पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे इंटरनेशनल अलायंस ऑफ एनर्जी, एटॉमिक अलायंस ऑफ एनर्जी बोला जाता है। इंटरनेशनल एटॉमिक अलायंस ऑफ एनर्जी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है, आपको बताना है, यह स्थित है वियना में। प्रश्न संख्या 71, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? IIT जो होती है बच्चा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो पहला संस्थान है वह भारत में कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खड़गपुर। IIT खड़गपुर भारत का पहला संस्थान था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब हो जाएगा मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है एक सींग के गैंडा के लिए। काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, यह असम राज्य में स्थित है और यह एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गिरि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिरि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है एशियाई शेरों के लिए। और गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए,
यह गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 76, दार्जिलिंग चाय किस प्रकार का जीआई उत्पाद है? तो बच्चा यह कृषि उत्पाद है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चाय एक कृषि उत्पाद है और यह दार्जिलिंग यानी असम से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या में वह है गोंड जनजाति। प्रश्न संख्या 78, विश्व की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी वाला देश कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। भारत में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 79, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जलडमरू मध्य यानी जो जल संधि है या किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? यानी जो जिब्राल्टर जल संधि है किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? तो यह अलग करती है यूरोप और अफ्रीका को। याद रखेंगे आप लोग, यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो यह है जिब्राल्टर। अगले प्रश्न है, डोबर जलडमरू मध्य यानी डोबर जल संधि जो है वह किन दो देशों के बीच स्थित है? डोबर जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह स्थित है इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच। तो आप सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट जल संधि है डोबर जल संधि, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री। और इसकी स्थापना कब करी गई है? तो आप सभी को पता होना चाहिए 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर करी गई है? तो बच्चा योजना आयोग के जगह पर, योजना आयोग की जगह पर, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वह भी प्रधानमंत्री ही होता था। अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, योजना अवकाश किस अवधि में रहा है? यानी जो योजना अवकाश है वह किस अवधि में रहा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच रहा है। तो 1966 से 1969 के बीच रहा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देश की सीमाओं के भीतर उत्पादन। देश की सीमाओं के भीतर जो उत्पादन होता है वह सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या शामिल है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें क्या शामिल होता है? तो प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन ए विदेशों से शुद्ध कारक आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय आय की गणना में मूल्य ह्रास घटाने का उद्देश्य क्या है? जो मूल्य ह्रास यानी गिरावट होती है उसे राष्ट्रीय आय की गणना में हटाने का क्या उद्देश्य होता है? तो प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब हो जाएगा शुद्ध उत्पादन ज्ञात करना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अत्याधिक तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यह होती है सामान्य रूप से कीमतों में वृद्धि। सामान्य वृद्धि, कीमतों में सामान्य वृद्धि क्या होती है? मुद्रास्फीति होती है। और अत्यधिक तेजी से जब बढ़ती है मुद्रास्फीति तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो वह स्थिति कहलाती है अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति। अब स्फीति की बात करेंगे तो यह सामान्य रूप से कीमतों में गिरावट से संबंधित है। सामान्य रूप से कीमतों में गिरावट, जब कीमतों में गिरावट होती है तो अस्फीति होती है।
जब बढ़त होती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संरचनात्मक परिवर्तन के कारण होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? संरचनात्मक परिवर्तन के कारण होने वाली बेरोजगारी जो होती है वह संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मौसमी बेरोजगारी होती है, ये मौसम आधारित बेरोजगारी होती है। प्रच्छन्न जो बेरोजगारी होती है यह कृषि से संबंधित बेरोजगारी होती है, और इसमें छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। चक्रीय बेरोजगारी जो एक क्रम के रूप में चलती रहती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वेत क्रांति। हरित क्रांति की बात करेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी, खासकर गेहूं चावल खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। नीली क्रांति की बात करेंगे तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित थी, मत्स्य। पीली क्रांति की बात करेंगे तो यह, जिसे पीत क्रांति भी कहते हैं, तो यह तिलहन उत्पादन से संबंधित थी। श्वेत क्रांति के जनक पूछेंगे भारत में तो नाम याद रखेंगे वर्गीज कुरियन जी का, वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति की बात करेंगे भारत में तो एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो बच्चा यह दूध उत्पादन से संबंधित था, यानी श्वेत क्रांति से। तो याद रखेंगे श्वेत क्रांति। ऑपरेशन जो फ्लड है बच्चा वह श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कौटिल्य। कार्ल मार्क्स की पुस्तक की बात करेंगे तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, दास कैपिटल। नाम याद रखेंगे, दास कैपिटल। अगला प्रश्न है यहाँ पर, द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुआ था? द वेल्थ ऑफ नेशन या एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो आप लोग याद रखेंगे एडम स्मिथ। यह प्रकाशित हुआ था 1776 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो वह है छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करेंगे, यह कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 18 अप्रैल, याद रखेंगे डेट, 18 अप्रैल 2015 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किससे संबंधित है? तो बच्चा यह किसानों को आय सहायता प्रदान करने से संबंधित है। इसमें प्रत्येक किसान को 2000 रुपये के किस्त के रूप में दिया जाता है। और यह कब शुरू किया गया था? तो आप लोग डेट याद रखेंगे, यह शुरू किया गया था 24 फरवरी 2019 को। इंपॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 2015 में। कहाँ से शुरू हुआ था? तो बच्चा ये गुरुग्राम हरियाणा से शुरू हुआ था, याद रखेंगे आप लोग, गुरुग्राम हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में गुरुग्राम हरियाणा से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चा 25 जनवरी को। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर,
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह है बाघ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ। तो ये रहे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल सिद्ध होगा।